नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुमन टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि डेली की डेली इवनिंग के अंदर आपको 7 बजे सुमन टेक्निकल क्लासेज के YouTube चैनल पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की क्लासेज मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बेसिक से और टॉपिक वाइज फर्स्ट क्लास लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आज के हमारे क्लास के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युतिक मात्रा भी बोलते हैं और चार्ज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम अध्ययन करते हैं फर्स्ट टॉपिक चार्ज के बारे में। तो हमारा टॉपिक है चार्ज। ठीक है दोस्तों, अब ये जो चार्ज होता है इससे हमें हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम कंप्लीट अध्ययन करेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की इकाई क्या होती है, इसका मान क्या होता है, इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें इसका उत्पादन हम कौन कौन सी विधियों के द्वारा कर सकते हैं। तो इन सभी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्ज जो होता है हमारे पास में, इसको हम और क्या बोलते हैं, इस चार्ज का दूसरा नाम होता है एक तो आवेश, इसके अलावा इसको हम बोलते हैं वैद्युतिक मात्रा। क्या बोलते हैं दोस्तों, वैद्युतिक मात्रा। ठीक है, अब जो चार्ज है हमारे पास में, वैद्युतिक मात्रा जो है, इसकी जो डेफिनेशन है सबसे पहले हम ये ले सकते हैं कि प्रकृति के अंदर जितने भी हमारे पास में वस्तुएं होती है तो वो काल्पनिक रूप से या तो हमारे पास में धनात्मक या हमारे पास में ऋणात्मक आवेश उनके अंदर होता है, या वो एक तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का बल अनुभव करती है। जैसा कि मान लीजिए जो भी वस्तुएं हैं उनके अंदर या तो आकर्षण का गुण या प्रतिकर्षण का गुण उनके अंदर पाया जाता है, तो उस गुण के आधार पे ही हम उनको क्या लेते हैं जी, चार्ज। उनको हम कह सकते हैं, उनको हम वैद्युतिक मात्रा कह सकते हैं, उनको हम आवेश कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो ये वैद्युतिक मात्रा है, वैद्युतिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, आवेश जो होता है, इसका वर्गीकरण, आवेश जो होता है ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है जी। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है ये दो प्रकार का है। एक होता है हमारे पास में धनात्मक है और एक होता है हमारे पास में ऋणात्मक। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आएगा। आपको केवल और केवल अच्छे तरीके से इस क्लास को देखना है, आपकी यही कंप्लीट जो चार्ज है, आवेश जो है, क्लियर हो जाएगा। देखिए, धनात्मक और ऋणात्मक जो चार्ज है, अब धनात्मक जो चार्ज होता है इसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और ऋणात्मक जो चार्ज होता है उसको बोल सकते हैं हमें नेगेटिव चार्ज, यानी कि बोलते भी है इसका जो आवेश होता है, इसका जो आवेश होता है धनात्मक है, इसका जो है ऋणात्मक है। अब देखिए, धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज है। अब ऋणात्मक चार्ज कब बनता है? जैसा कि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इनके ऊपर भी चार्ज पाया जाता है। तो धनात्मक जो चार्ज होता है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या रहेगी भाई, कमी रहेगी। ठीक है, तब जाकर के धनात्मक बनेगा। और ऋणात्मक जो चार्ज होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है जी, अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब देखिए दोस्तों, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वो हमारे पास में नेगेटिव चार्ज वाला होता है, और जिसके पास में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं वो हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, अब जैसा कि मान लीजिए धनात्मक और ऋणात्मक है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, प्लस और माइनस जिसको हम कह सकते हैं चार्ज हमारे पास में, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है और एक जगह इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो जहां पे भी कमी होगी वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और जहां पे भी अधिकता होगी वहां पे हमारे पास में क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, अर्थात ऋणात्मक आवेश बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में चार्ज है, इसको हम मुख्य रूप से दो प्रकार से हमने इसका वर्गीकरण कर लिया है। आवेश, अब देखो ये आवेश है, इसका जैसा कि उत्पादन होता है, यानी कि इसका जनरेशन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए हमारे पास में अलग अलग प्रकार की छड़ें होती है। ठीक है, जैसा कि एक हम लेते हैं कांच की छड़ लेते हैं, एक हम रेशम लेते हैं। तो कांच की छड़ और रेशम को जब हम घर्षण करवाते हैं, जैसा कि मान लीजिए कुछ समय के लिए हमारे पास में एक कांच की छड़ है और ये कुछ समय के लिए रेशम है, मान तो सकते हैं ना कि मानना कि अभी इन दोनों के अंदर हम घर्षण करवाते हैं तो कांच की जो छड़ होती है, ठीक है,
उसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास में रेशम की छड़ के अंदर चले जाते हैं। तो कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर जा रहे हैं, रेशम के अंदर। ठीक है, तो अब कांच की छड़ के अंदर है जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहे हैं, रेशम में। तो रेशम हमारे पास में क्या बन रहा है जी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और कांच की छड़ के ऊपर हमारे पास में कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, किसने, कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, और वो इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ गया है भाई, रेशम के ऊपर। जब कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉन रेशम के ऊपर जा रहे हैं तो रेशम की जो छड़ है वो कौन सी बनेगी, नेगेटिव चार्ज वाली बनेगी, ऋणात्मक आवेश वाली बनती है। तो इस तरह से इन आवेशों का क्या होता है, आदान और प्रदान होता है। अलग अलग छड़ों के अंदर अलग अलग प्रकार से आदान प्रदान होता है। जहां पे इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है वो छड़ आपके पॉजिटिव बन जाएगी, और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है वो छड़ आपके कौन सी बन जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास में इस चार्ज को, जो हमारे पास में विद्युत की मात्रा होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, इसको हम अलग अलग प्रकार से उत्पन्न करते हैं। जैसा कि मान लीजिए ये हमारे पास में इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया है। अभी इसके हमें उत्पन्न करने की विधियां पढ़ेंगे कि चार्ज का जो उत्पादन होता है यह हम किस तरह से उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए सबसे पहले इसकी जो विधियां है हम ले सकते हैं, विद्युत मात्रा उत्पादन की विधि। ठीक है, तो देखिए इसकी जो विधि है वो हमारे पास में अलग अलग प्रकार की होती है जी। जैसा कि पहले हम ले सकते हैं घर्षण के द्वारा, ठीक है, दूसरा होता है चालन के द्वारा, और तीसरा होता है प्रेरण के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अलग अलग विधियां हमारे पास में। अब ये अलग अलग विधियां हैं, इनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग प्रकार से बनते हैं। जैसा कि मान लीजिए क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी आवेश उत्पन्न करने की विधि है जिसके अंदर दो धातुओं को एक दूसरे के पास में नहीं लाया जाता है, और कौन सी विधि है जिसके द्वारा स्थैतिक विद्युत उत्पन्न की जाती है, कौन सी विधि है चार्ज उत्पन्न करने की जिसके द्वारा हमारे पास में गतिशील विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये सभी हम अभी इस क्लास के अंदर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो आप इस क्लास को अपने कम से कम एक दोस्त के पास में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ज्यादा के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, एक ही दोस्त के लिए बोल रहा हूं, एक ही फ्रेंड के लिए बोल रहा हूं कि कम से कम एक फ्रेंड के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपके पास में ग्रुप है उनके अंदर शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हम। घर्षण के द्वारा जो हम चार्ज उत्पन्न करते हैं, घर्षण के द्वारा जो हम आवेश उत्पन्न करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, देखो हम अलग अलग प्रकार की दो छड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अलग अलग प्रकार की जो दो छड़ लेते हैं उनके मध्य हम घर्षण करवाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये अलग अलग प्रकार की छड़, इन दोनों के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, घर्षण करवा रहे हैं। अब इनके अंदर क्या होता है कि एक जो छड़ होती है वो धनात्मक हो जाती है घर्षण के कारण से, और एक जो छड़ होती है वो क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। तो घर्षण के द्वारा जो आवेश जो उत्पन्न करेंगे हमें, आवेश के कारण से विद्युत का उत्पादन होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि घर्षण के द्वारा भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर जो होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और करंट जब प्रवाह होता है तो वहां पे विद्युत का प्रवाह हो जाता है। तो घर्षण के द्वारा जो हम आवेश उत्पन्न करेंगे वो आवेश जो होगा वो कौन सा होगा, स्थैतिक। ठीक है दोस्तों, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण के द्वारा जो विद्युत उत्पादन की जाती है या आवेश उत्पादन किया जाता है वो कौन सा होता है जी, स्थैतिक होता है। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, दो वस्तुओं को एक दूसरे से घर्षण करवाया जाता है। अब दूसरा आता है चालन। चालन के अंदर क्या होता है, देखो आपके पास में कि दो धात्विक पदार्थ होते हैं, उनमें से एक के पास से एक धात्विक पदार्थ के पास में दूसरे धात्विक पदार्थ को लाया जाता है, तो उसी में से एक दूसरे के अंदर आवेश का प्रवाह हो जाता है, यानी कि एक के आवेश दूसरे के अंदर चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे पास में चालन के द्वारा आवेश का उत्पादन करना। इसके बाद में आता है एक हमारे पास में कौन सा, इंडक्शन है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रेरण। देखिए दोस्तों, दैनिक जीवन के अंदर सर्वाधिक इसी विधि का उपयोग किया जा रहा है। आवेश उत्पादन की सर्वाधिक विधि यही है
जिसका दैनिक जीवन में हम आज यूज कर रहे हैं। इंडक्शन जो होता है, प्रेरण जो होता है, ये जो विधि होती है यह आपके अधिकांश जो प्रेरणामित्र होता है उसके अंदर भी यूज होती है, आपके अल्टरनेटर जो होता है उसके अंदर भी होती है, मोटरें जो होती है इंडक्शन की उनके अंदर भी ये विधि प्रयोग की जाती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास में अलग अलग जो धातुएं होती है या अलग अलग जो संवाहक होते हैं, अलग अलग जो कंडक्टर होते हैं, अलग अलग जो चालक होते हैं, इनको एक दूसरे से स्पर्श करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस विधि के अंदर जो इंडक्शन विधि है आपके पास में आवेश उत्पन्न करने की, चार्ज उत्पन्न करने की जो इंडक्शन मेथड है, इसके अंदर आपको दो संवाहक जो है, दो चालक जो होते हैं, उनको एक दूसरे से स्पर्श करवाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपने देखा होगा प्रेरणामित्र के अंदर एक वाइंडिंग होती है, ठीक है दोस्तों। एक वाइंडिंग के पास में हम दूसरी वाइंडिंग को रखते हैं और दोनों वाइंडिंग के मध्य क्या होता है, इंफिनिटी रेजिस्टेंस होता है। फिर भी इसके अंदर जो आवेश होता है, इसके अंदर जो वैद्युतिक मात्रा होती है, वो ही वैद्युतिक मात्रा, वो ही इलेक्ट्रिक चार्ज इस वाली वाइंडिंग के अंदर आ जाता है, लेकिन ये एक दूसरे से स्पर्श करके नहीं रहती है, ठीक ना। इनके अंदर क्या होता है, दोनों के बीच में इंफिनिटी रेजिस्टेंस पाया जाता है, इसके बावजूद भी इसका जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो इसके अंदर फ्लो होने लग जाता है। तो ये किसके कारण से हो रहा है जी, कि ये आवेश के कारण से ही हो रहा है। तो हमारे पास में आवेश को उत्पन्न करने की जो विधि है, आवेश को जनरेट करने की जो मेथड है, वो हमारे पास में मुख्य रूप से तीन है। दैनिक जीवन की यदि मान लीजिए हम बात करते हैं, तो दैनिक जीवन के अंदर सर्वाधिक इसी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, इंडक्शन वाली का, ठीक है। और इसके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है वो हम दैनिक जीवन के अंदर आज भी इसी विद्युत का, इसके द्वारा उत्पन्न विद्युत का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास में हमने पढ़ा है अभी कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश हमारे पास में मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आवेश को जनरेट करने की हमने मेथड जो हमने लिया है वो तीन प्रकार से है। एक कौन सा है, घर्षण के द्वारा, एक कौन सा है, चालन के द्वारा, एक कौन सा है, प्रेरण के द्वारा। तो ये हमारे पास में आवेश के प्रकार और आवेश उत्पन्न करने की विधियां कंप्लीट हो गई है। इसके आगे हम चलते हैं, आगे का जो पॉइंट है अभी हमारे पास में ये है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट हमारे पास में क्या आ रहा है, आवेश की हम इकाई लेते हैं कि आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की यूनिट क्या होती है। इकाई जो होती है हमारे पास में, इकाई, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, मात्रक, और क्या बोलेंगे इसको, यूनिट। दोस्तों एक बात क्लियर कर लेना आप, जैसा कि मान लीजिए चार्ज की इकाई क्या होती है, चार्ज का यूनिट क्या है, चार्ज का मात्रक क्या है। इकाई जो होती है, मात्रक जो होता है, यूनिट जो होती है, वो कभी बदलते नहीं है, इनका मान ही बदलता है हमारे पास में। करंट की इकाई जो होती है एम्पियर है, ठीक है। रेजिस्टेंस की इकाई ओम है, तो ओम का मान कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस को किस में मापा जाएगा, ओम में ही मापा जाएगा। तो हमारे पास में जो ये इकाइयां है ये बदलती नहीं है, इनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो देखिए हम अभी आवेश की इकाई के बारे में बात करें कि आवेश की इकाई क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, आवेश की यूनिट क्या है। तो देखिए आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है मुख्य रूप से कूलम। आवेश का जो मात्रक है जो वो क्या होता है जी, कूलम होता है। अब देखिए इसके अलावा हम इसका जो मात्रक है वो और क्या ले सकते हैं जी, एक होता है देखो इसका मात्रक है एम्पियर है, एम्पियर सेकंड। अब एम्पियर सेकंड कैसे आता है, देखो एक सूत्र बनता है हमारे पास में, आई बराबर है, सॉरी Q बराबर है I और T, यानी कि हमारे पास में वैद्युतिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज ज्ञात करने के लिए सूत्र बनता है I और T, विद्युत धारा और समय का गुणनफल है। तो इस हिसाब से हमारे पास में आवेश की एक इकाई और क्या आ रही है जी, एम्पियर सेकंड। वो दे सकता है आपको कि एक कूलम जो होता है वो किसके तुल्य है, तो एक एम्पियर सेकंड के तुल्य भी है। यहाँ पे हमें एक लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं। तो एक कूलम किसके तुल्य आ रहा है, एक एम्पियर सेकंड के तुल्य आ रहा है। अब देखिए हमारे पास में तो आवेश की एक इकाई क्या हो गई है, कूलम हो गया है। आवेश की एक इकाई क्या हो गई है, एम्पियर सेकंड हो गई है। अब देखिए हमारे पास में आवेश का और भी मात्रक है हमारे पास में, जैसा कि मान लीजिए आपको SI
मात्रक पूछे, या आपको पूछे एमकेएस मात्रक क्या है, तो हमारे को लेना है कूलाम। इसके अलावा जो सीजीएस प्रणाली के अंदर, ठीक ना, हमारे पास में 3 प्रणालियां होती है, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। इनके अंदर देखिए हमारे पास में सीजीएस प्रणाली, सीजीएस जो प्रणाली होती है उसके अंदर आवेश का मात्रक होता है ईएसयू, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट, जिसका पूरा नाम क्या है जी, ईएसयू, इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्टैटिक जो यूनिट होती है इसके अंदर हमारे पास में, जैसा कि हम ले सकते हैं, एक कूलाम के अंदर, एक कूलाम बराबर इसका जो मान होता है इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट का, वो कितना होता है हमारे पास में 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। हमारे पास में एक कूलाम जो होता है उसके अंदर 3 × 10⁹ ESU होता है, अर्थात इलेक्ट्रिक स्टैटिक यूनिट। अब देखिए हमारे पास में एक ESU का मान, एक ESU जो होता है इसका मान कितना होता है 3.33 × 10⁻⁻10, ठीक है, 10⁻⁻10 होता है। अब देखिए हमारे पास में एक कूलाम आवेश जो होता है इसका मान कितना है 3 × 10⁹ ESU है, और एक ESU का मान जो होता है वो होता है हमारे पास में 3.33 × 10⁻10 होता है। अब देखिए आवेश का इसके अलावा और भी मात्रक होता है, जैसा कि मान लीजिए आवेश का एक अन्य मात्रक होता है फैराड, ठीक है। अब इसका भी मान होता है हमारे पास में, इसका मान होता है हमारे पास में 96,500, ठीक है। तो आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसा कि मान लीजिए हमारे पास में आवेश का जो मात्रक है वो क्या है, एक कूलाम आवेश के अंदर कितने ESU होते हैं, और एक ESU के अंदर हमारे पास में कितने कूलाम होते हैं। हमारे पास में फैराड के अंदर है जो मान है वो कितना होता है। तो इस तरह से हमारे पास में आवेश के अलग अलग मात्रक होते हैं जो कि आप सभी को क्लियर करने हैं। इसके अलावा आवेश का जो मापन होता है वो हमारे पास में इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी कि विद्युतदर्शी के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो आवेश होता है अर्थात वैद्युतिक चार्ज जो होता है इसके कुछ नियम है, वो नियम हमारे पास में अलग अलग नियम है। जैसा कि मान लीजिए आवेश जो है हमारे पास में ये एक तरह से योज्य राशि होती है, यानी कि आवेशों का हम योग कर सकते हैं। आवेश जो होते हैं इनकी हम गणना कर सकते हैं, आवेश जो होते हैं हमारे पास में हम इनकी गणना कर सकते हैं। अलग अलग नियम है, तो देखिए नियमों के बारे में और पढ़ लेते हैं इसके अंदर भी। और देखिए दोस्तों, हमारे पास में आपके जैसा कि मान लीजिए क्लास कंप्लीट होगी तो इसके आपको नोट्स जो है आपको हमारे जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उस टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन हो जाइएगा। उससे आपको डेली जो क्लास होगी उसके नोट्स आपको उस ग्रुप के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके अलावा जैसा ही टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स जो बनेंगे वो भी आपको हल करवाए जाएंगे, तो उनकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो देखिए हमारे पास में आवेशों के जो नियम है, आवेशों के नियम, आवेशों के जो नियम है इसके अंदर हम ये ले सकते हैं। पहला नियम है कि आवेश जो है इनका हम योग कर सकते हैं, योग करने योग्य। अब देखिए आवेशों का हम योग कैसे कर सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए आवेश का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है, Q होता है। अब जैसा कि अलग अलग आवेश हो सकते हैं हमारे पास में, Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है, Q3 भी हो सकता है, Q4 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए अब आवेश का मान है धनात्मक भी है तो ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है तो ऋणात्मक भी है। तो आपके पास में यदि मान लीजिए अलग अलग आवेश है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश है, तो आप उनका योग कर सकते हो। जैसा कि मान लीजिए आपके पास में 3 माइक्रो कूलाम आवेश है, इसके अलावा 4 माइक्रो कूलाम आवेश है। यह आवेश आपके पास में धनात्मक है दोनों के दोनों। इसके अलावा आपके पास में 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और इसके अलावा 1 माइनस 3 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो अब आपको ये कहा जाए कि आपके पास में कुल आवेश कितना है,
तो आप कुल आवेश ज्ञात कर सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए Qt बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अलग अलग आवेश हैं, उन सब का हम योग कर सकते हैं। तो हमारे पास में अभी ये दो जो मान है ये किस में है, पॉजिटिव है, और ये जो मान है हमारे पास में ये क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव आवेश को एक जगह योग कर लो और नेगेटिव जो आवेश है उनका एक जगह योग कर लेते हैं। तो देखो पॉजिटिव वाले जो आवेश है 3 प्लस 4 टोटल हो गया हमारे पास में 7 माइक्रोकूलम, ठीक है। नेगेटिव जो चार्ज है माइनस के 2 प्लस माइनस के 3, तो टोटल कितने हो गए हैं, माइनस के 5 माइक्रोकूलम। तो अब हमारे पास में कुल आवेश कितना होगा, 7 माइक्रोकूलम माइनस 5 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास में अभी कुल आवेश कितना बच गया है, 2 माइक्रोकूलम। तो देखिए दोस्तों हमारे पास में जो आवेश है वो एक गणना करने योग्य है, अर्थात हम इसके अंदर इनकी गणना कर सकते हैं, इनका योग हमें कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास में आवेश जो है इनको हम संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि एक नियम आता है आवेश संरक्षण का कि आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में इनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि एक धातु से दूसरी धातु के अंदर हम इनको प्रवाहित कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिएगा एक संवाहक ये है आपके पास में, संवाहक जिसका मतलब होता है चालक, एक आपके पास में ये है चालक जिसको हम संवाहक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका जो आवेश है, इसका जो आवेश है, इस आवेश को हम इसके अंदर प्रवाहित करना चाहते हैं, तो हम इसको इससे जोड़ देंगे तो इसका आवेश इसके अंदर प्रवाहित होने लग जाएगा। अर्थात आवेश को हम ना उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक धातु से दूसरी धातु के अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। ये वाली जो धातु है जैसे कि मान लीजिए तांबे की है, और ये वाली जो धातु है जैसे कि मान लीजिए आपके पास में पीतल की है, तो पीतल से आप तांबे के ऊपर आवेश लेके आ सकते हैं और तांबे से आप पीतल के अंदर आवेश लेकर के जा सकते हैं। तो ये हो गया आपके पास में आवेश संरक्षण का नियम। एक है आपके पास में कि आप आवेश की गणना कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने आवेश है। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश पाया जाता है, तो हमें ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास में सूत्र बनता है एक। तो इधर देखिएगा हमारे पास में ये जो नियम है ये अलग अलग है। ये दूसरा जो नियम है हम ले सकते हैं आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है। और तीसरा जो नियम हमारे पास में वो है आवेश का गणना नियम, कि हमें कुल आवेश ज्ञात करने के अलावा हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के अंदर या हम किसी भी धातु के अंदर उनका आवेश ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में सूत्र बनता है Q बराबर Ne, ठीक है। इस यहाँ पे हमारे पास में Q का मतलब होता है आवेश, ठीक है। इसके अलावा N का मतलब होता है नंबरों की संख्या, इसके अलावा है E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो हमारे पास में आवेश आवेश का मान ज्ञात करने के लिए एक सूत्र ये भी बन रहा है। तो हमारे पास में आवेश के लिए मुख्य रूप से 3 नियम है। यहाँ पे हम ले सकते हैं Qt बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, या अलग अलग ले सकते हैं Q1 Q2 इसके बाद Q3, इसके अलावा माइनस के Q4 है, या हम माइनस के Q5 ले सकते हैं। तो इस तरह से भी हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि आवेश आपके पास में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आप कुल आवेश ज्ञात कर सकते हो। आवेश है उसको आप एक धातु से दूसरी धातु के अंदर प्रवेश करवा सकते हो, दूसरा नियम ये कह रहा है। तीसरा नियम है तो वो ये कह रहा है कि आप आवेश की गणना कर सकते हो जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन का मान है, इसके अलावा नंबरों की संख्या है, तो भी आप आवेश ज्ञात कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों हमारे पास में जो आवेश होता है उसके लिए अलग अलग गणना करने के सूत्र हैं। आवेश है उसको हम कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग सूत्र है। तो देखिए हमारे पास में एक सूत्र बनता है, जैसा कि एक तो अभी हमने लिया है Q बराबर है
एन और ई। एक सूत्र तो ये बन गया है आवेश ज्ञात करने का। एक सूत्र बनता है हमारे पास में Q बराबर W अपॉन V। एक बनता है हमारे पास में Q बराबर I और T। अब समझिएगा इनके अंदर, जैसा कि इस एक के बारे में तो मैंने अभी आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लेना है, इस Q का मतलब है आवेश या वैद्युतिक चार्ज, और इस W का मतलब होता है हमारे पास में ऊर्जा, ठीक है। और इस V का मतलब होता है वोल्टेज, अर्थात ऊर्जा अपॉन वोल्टेज, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक लेते हैं हम क्या, जूल, और यहाँ पे वोल्टेज को किसमें लेते हैं भाई, वोल्ट में, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में आवेश जो है उसको ज्ञात करने का एक सूत्र ये भी बन के आ रहा है, Q बराबर W अपॉन V। यहाँ पे W का मतलब है ऊर्जा, V का मतलब है वोल्टेज। ऊर्जा को किस में लेंगे, जूल के अंदर, और वोल्टेज को किस में लेंगे, वोल्ट में। वो आपको यहाँ पे E की जगह सॉरी V की जगह E भी दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला सूत्र बन रहा है हमारे पास में Q बराबर I और T, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस I का मतलब होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। T का मतलब होता है समय, ठीक है। विद्युत धारा को किस में लेंगे, एम्पियर में, और समय को किस में लेंगे, सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे इस सूत्र से, इस वाले सूत्र से यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या बन के आ रहा है, एम्पियर सेकंड। तो हमारे पास में आवेश को ज्ञात करने के लिए अलग अलग सूत्रों से हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि आपके सामने अभी ये लिखा हुआ है। आवेश है उसको हम एक सूत्र इससे ज्ञात कर सकते हैं, एक सूत्र इससे ज्ञात कर सकते हैं, और एक सूत्र आपके पास में ये है तो इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी आपको मैंने जो सूत्र बताए हैं इनके न्यूमेरिकल अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर न्यूमेरिकल जितने भी सूत्र बन रहे हैं आवेश ज्ञात करने के, तो उस न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी। लॉकडाउन लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ दें, नहीं दोस्तों, पढ़ाई आपकी चल रही है। बस वहां पे आप एक संगठन में बैठ करके पढ़ते थे, यहाँ पे अभी आपको एक अकेले के अंदर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी ही पड़ेगी, तभी जाकर के हमारे को सफलता मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिएगा, अभी ये तीनों के तीनों सूत्र है, तो इनकी क्लास आपको नेक्स्ट की जो क्लास होगी वो सूत्रों के अंदर न्यूमेरिकल जो बनते हैं उनकी क्लास मिलेगी। अगला जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास में, तो वो ये है कि आवेश जो होता है हमारे पास में ये किसके ऊपर निर्भर करता है, या किसके समानुपाती होता है और किसके विलोमानुपाती होता है। ये भी हमारे पास में क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर पुटअप करता है हमेशा कि आवेश जो होता है वो किसके समानुपाती होता है, किसके विलोमानुपाती होता है, या फिर एक डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी बना के देता है कि आवेश किस पर निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवेश की निर्भरता या आवेश किसके समानुपाती है, किसके विलोमानुपाती होता है, तो ये भी हम अभी पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो देखो आवेश का जो नियम है, आवेश का जो नियम है वो एक तरह से गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसके ऊपर ही निर्भर करता है, या उसके नियम की तरह ही होता है। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम होता है उसके अंदर क्या होता है, जो बल होता है, फोर्स जो होता है वो हमारे पास में द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किससे नोट करते हैं, एम से। अगर मान लीजिए एक ही द्रव्यमान है तो उसको m1 कहेंगे, यदि मान लीजिए अलग अलग द्रव्यमान है तो उनको हम संख्या दे देंगे m1 m2, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास में द्रव्यमान है m1 और m2 हो गया है, तो अभी जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, फोर्स जो है, बल, वो हमारे पास में द्रव्यमान और दूरी के ऊपर निर्भर करता है, जिसको आप r या d से दर्शा सकते हो। तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसके अंदर जो बल होता है उसके लिए सूत्र बन के आता है F बराबर m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब r स्क्वायर की जगह कुछ जगह क्या कर देते हैं, d का स्क्वायर भी दे सकते हैं, या ठीक है ना। तो वहां पे आपको सूत्र के अंदर देख लेना, अगर r स्क्वायर दे रहा है तो r स्क्वायर को सही करना है, यदि r स्क्वायर नहीं दे रहा है तो d स्क्वायर दे रहा है तो d स्क्वायर को सही करना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास में जो आवेश का नियम है वो भी इसके अनुसार निर्भर करता है। तो अभी हमारा अगला जो पॉइंट है आवेश का नियम है कि आवेश किस नियम पर कार्य करता है। तो देखिए आवेश को हम दर्शाते हैं किससे, Q से। किससे दर्शाते हैं, Q से। और हमें F जो है उसको हम किससे F का मतलब हो गया सॉरी बल, Q का मतलब हो गया है आवेश,
और यहाँ पे हम ले सकते हैं d या r, इसका मतलब हो गया है दूरी। ठीक है ना। तो अब देखिए आवेश के लिए हम बल ज्ञात करते हैं, उसके लिए हमारे पास में सूत्र बन के आता है। वो क्या बन के आता है? F का मतलब हो गया है बल। ठीक ना। इसके अलावा K एक नियत मान होता है। K एक क्या होता है? नियत मान होता है। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, अब इससे एक सूत्र से आप अलग अलग सूत्र निकाल सकते हो। ठीक है ना। वो भी अभी आपको बताया जाएगा। ये K एक नियत मान है, Q1 और Q2 अलग अलग मान के आवेश है। R स्क्वायर का मतलब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? दूरी। तो अब इस सूत्र से ये तो कन्फर्म हो गया है कि ये जो बल है इसके तो विलोमानुपाती चल रहा है और इनके क्या चल रहा है? समानुपाती चल रहा है। ठीक ना। तो हम इधर ले सकते हैं कि F समानुपाती Q1 और Q2, इसके अलावा F समानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इस सूत्र से हमारे को क्या पता चल रहा है कि जो बल है वो हमारे पास में आवेशों के गुणनफल जो होता है। अब देखो इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? गुणा हो गए। तो बल जो है हमारे पास में अलग अलग जो आवेश होते हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। अब इस Q1 का मान अलग है, Q2 का मान अलग है, तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। हमारे पास में आवेशों का जो बल है वो दो आवेशों के बीच में जो दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात यहां पे हम ले सकते हैं बल समानुपाती आवेशों का गुणनफल है। ठीक है। इधर हम ले सकते हैं क्या? बल व्युत्क्रमानुपाती। इधर देखो भाई, आर का मतलब क्या है? आवेशों के मध्य दूरी का वर्ग। अब देखिए हमारे पास में ये बल है, वो क्या है जी? दो या अलग अलग आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है और दो या अलग अलग जो आवेश है उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? विलोमानुपाती है। तो देखो एक तो क्वेश्चन में यदि मान लीजिए एक ही दे रहा है ऑप्शन के अंदर कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, तो उस एक को सही करना है। यदि मान लीजिए वो ये नहीं दे रहा है, ये दे रहा है कि आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यदि ये दोनों एक साथ दे रहा है तो आपको फिर इन दोनों को सही करना है। यदि वो एक ही दे रहा है तो फिर आपको एक को ही सही करना है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया है जी? नियम हो गया है। ठीक ना दोस्तों, ये वाला जो सूत्र है आपको क्लियर करना है। अब देखिए इस सूत्र से वो कभी कभी क्या पूछता है जी आपसे? के का मान पूछता है कि के ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र सही रहेगा। ठीक ना। के ज्ञात करना है हमारे को, तो देखो के ज्ञात करने के लिए ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? वचर गुणा हो जाएगा जी। ठीक ना। तो देखिए अभी हमारे पास में के बराबर सूत्र क्या बन जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 और Q2। देखो दोस्तों एक बार मैं इन सभी का बता देता हूं कि F का मतलब क्या हो रहा है, K का मतलब क्या है, Q1 का मतलब क्या है, Q2 का मतलब क्या है और R स्क्वायर का मतलब क्या है। इन सभी को हम इधर ले लेते हैं। तो इस K जो है इसका जो मात्रक है वो अभी आपके पास में निकल करके आ जाएगा। तो समझिएगा एक बार आप इधर देखिए हमारे पास में F है। F का मतलब होता है बल, जिसको हम किस में लेते हैं? न्यूटन में। किस में लेते हैं? न्यूटन में। Q1 का मतलब क्या है? Q1 का मतलब है हमारे पास में आवेश। ठीक है। Q2 का मतलब भी क्या है? आवेश। ठीक है। इन दोनों की इकाई क्या हो जाएगी? कुलाम हो जाएगी, सॉरी। इसके बाद में देखिए हमारे पास में अगला क्या रहा है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है? दूरी। ठीक है ना। तो देखिए दूरी को हम किस में लेते हैं? वर्ग मीटर में। ठीक है। अब देखिए इस सूत्र से हमारे पास में क्या बन के आएगा? इसका मात्रक F का मतलब क्या है? बल, और बल को हम किस में ले रहे हैं? न्यूटन। आर स्क्वायर जो है इसका मतलब क्या है जी? दूरी है, और दूरी को हमने किस में लिया है जी? वर्ग मीटर में, अर्थात वर्ग मीटर। अब देखो यहाँ पे ये बट्टा लग गया है तो इसका मतलब क्या हो गया जी? प्रति।
Q1 और Q2 आवेश है, तो आवेश से Q1 और Q2 दोनों का गुणनफल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवेश का स्क्वायर हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कूलाम, वर्ग कूलाम लिख सकते हैं डायरेक्टली, वर्ग कूलाम। अब देखो इसको हम संक्षिप्त में लिखना चाहिए, तो हो जाएगा हमारे पास में प्रति सी स्क्वायर। तो देखिए हमारे पास में ये जो k है, इसका जो मात्रक है, k एक नियत मान है, तो इसका मात्रक क्या निकल के आया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग कूलम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारे पास में आवेश के बारे में हमने अभी अलग अलग प्रकार के सूत्र लिए हैं, जैसा कि गणनात्मक जो सूत्र है Q बराबर मैंने अभी आपको बताया है n E होता है, Q बराबर मैंने बताया आपको W अपॉन V होता है, Q बराबर मैंने बताया आपको I और T होता है। इसके अलावा देखो बल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र प्रयोग में ले सकते हैं, तो बल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये सूत्र होता है, जिसमें मैंने बता दिया है F का मतलब क्या होता है, बल जिसको हम किस में लेंगे, न्यूटन में। Q1 Q2 क्या है, आवेश जिसको हम किस में लेंगे, कूलम में। R स्क्वायर का मतलब क्या है, दूरी जिसको हम किस में लेंगे, वर्ग मीटर में। तो देखो बल ज्ञात करना चाहते हैं हम यदि, तो बल ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र ले सकते हैं। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो आवेशों के मध्य जो बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और आवेशों के मध्य जो दूरी होती है उसके वर्ग के विलोमानुपाती होता है। यदि हम k ज्ञात करना चाहते हैं तो k ज्ञात करने के लिए हमारे पास में सूत्र बन गया है ये F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2, जिसका मात्रक क्या निकल के आया हमारे पास में, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग कूलम। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास में आवेश के बारे में यहाँ तक हमने जो अध्ययन किया है, ठीक है। इसके अलावा आवेश के बारे में हमारे पास में अगली जो क्लास रहेगी वो न्यूमेरिकल की रहेगी, और न्यूमेरिकल की क्लास इस क्लास से भी आपको बहुत ही बेहतरीन मिलेगी, जिसके लिए आप सभी को इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, और आपको जो भी इस क्लास के नोट्स है वो सभी के सभी नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी शेष हम इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए उसी टाइम पे हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।